हर्ष जी भी नई नई रिसर्च शानदार तरीके से अलग अलग सेक्टर को लेकर के बातचीत करते हैं। तो अब थोड़ा सा रुख उस तरफ करेंगे और हर्ष का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हर्ष बताइए, आज क्या रिसर्च लेकर के आए हैं आप? और ये जो आपकी जैकेट है और ब्लैक शर्ट का कॉम्बिनेशन है, अद्भुत लग रहा है। सर आप जो जैकेट पहनते हैं उसी को देख के हम लोग फॉलो करते हैं सर। बहुत शानदार, हमको मत घसीटिए, लेकिन ये कि नहीं पर बढ़िया लग रही है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने ऑफ द कैमरा भी सुबह जो है इसकी तारीफ की थी सर, बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए सर। अब हम लोग जो है बेसिकली आज हम लोग जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिसाइकलिंग वाले जो स्टॉक्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप CAGR के हिसाब से देखेंगे, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखेंगे तो 14% से ज़्यादा की स्थिति देखने को मिलती है। अब हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, देखिए क्योंकि ये मार्केट जो है डाइवर्सिफाई है। अगर आप रिसाइकलिंग देखिए, इसमें मेटल रिसाइकलिंग भी होता है, इसमें रबर रिसाइकलिंग भी होता है, इसमें पेपर रिसाइकलिंग भी होता है, वेस्ट रिसाइकलिंग भी होता है। तो हमने इसको 3 हिस्सों में लिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो। पहले प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात कर लेते हैं। अब PET बोटल्स क्या होती हैं? बेसिकली देखिए, जो ऐसी प्लास्टिक की बोतल जो बहुत लाइट होती है, हल्की होती है, जैसे पानी की हो गई या कोल्ड ड्रिंक्स की हो गई, वो हो जाता है। अब ये HDPE जो हाई डेंसिटी वाली जो प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे ड्रम्स या मोटे मोटे प्लास्टिक जो नॉन ब्रेकेबल होते हैं, तो वो होता है। तो इसमें आप देखिए ग्लोबल मार्केट साइज 2024 में $32 बिलियन के आसपास था। 2034 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो है लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 4.7 लाख करोड़ का अनुमान यहाँ पे लेकर चला जा रहा है। ये होगी पहले प्लास्टिक रिसाइकल, फिर इसके स्टॉक्स पर भी हम आएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग अगली बात करें तो मेटल रिसाइकलिंग आया था, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, आयरन जैसे जो है रिसाइकल वाली जो चीज़ें वो देखने को मिलती है मेटल्स के मामले में। साइज इसका देखिए अगर ग्लोबल तो करीब 55 से $60 बिलियन के आसपास है। वहीं 2034 तक इसका साइज जो है वो 8 से लेकर 9.5 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरी ई-वेस्ट रिसाइकलिंग की बात करते हैं, जैसे फोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टीवी बैटरीज हो गई। इसका आप साइज देखेंगे 2024 में तो 65 से $7 बिलियन था, 65 से 70, और अब उसके बाद ये मान के चल रहे हैं 120 से 140 बिलियन डॉलर तक हो सकता है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ई-वेस्ट का CAGR के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी का आपको देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों के हिसाब से। अब हम आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग से जुड़े जो स्टॉक्स हैं। ग्रेविटा इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे। अपने 52 वीक हाई से कितना नीचे है ये आप देखेंगे तो 25% नीचे है। एक साल के अंदर रिटर्न कितना दिया? नेगेटिव, क्योंकि लॉन्ग टर्म की स्टोरी होती है तो इसलिए हमने एक साल का नंबर रखा। हालांकि एक साल जो है बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता। 22% से के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने। पॉन्डी ऑक्साइड्स की बात करते हैं यहाँ पर 7% जो अपने 50 वीक हाई से जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक साल के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए, 75% का मुनाफा कमा के निवेशकों को दिया है। बहेती रिसाइकलिंग की बात करते हैं, 8% 52 वीक हाई से जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है और एकदम फ्लैट रिटर्न, एक साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक जहां था वहीं पर खड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जैन रिसोर्सेज का नाम आता है, पीछे हमने देखा था इसका IPO आया था, हम लोगों ने कवर किया था, तो अपने हाई से 7% नीचे। लेकिन आप देखिए जब से IPO आया उसके बाद से धुआंधार तेजी रही है स्टॉक के अंदर, 74% ये भाग चुका है। MSTC की बात कर लेते हैं, मिनी नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है यहाँ पे, ये भी मेटल रिसाइकलिंग से जुड़ी हुई बिजनेस है इसका। 29% नीचे अपने 52 हाई से और 27% नेगेटिव रिटर्न, निवेशकों को नुकसान 27% का आ चुके। तो सर ये पहली प्लेट होगी, बाकी 2 प्लेटें जब आप बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आगे इसी पे रवि सर की राय लेते हैं। सर बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रिटर्न जहाँ पे नहीं मिले, जैसे MSTC है 27% का नेगेटिव रिटर्न, ग्रेविटा है 23% का नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे क्या कोशिश करनी चाहिए, आगे आने वाले सालों में रिटर्न के लिए ट्राई करना चाहिए, या फिर जो चल रहे हैं उनके साथ ही जाना चाहिए? आपका व्यू पॉइंट क्या है, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए पहली बात है कि मैं ये कहूँगा कि हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, हमेशा आप नए नए बढ़िया बढ़िया रिसर्च लेकर आते हैं, और इससे एक चीज़ ये भी पता चलता है कि क्या इंडस्ट्री में हर एक सेगमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी जो समरी है, जो मैं अपने पॉइंट रखना चाहता हूँ, ये मेरे अपने खुद के विचार हैं। जो इस टाइप की इंडस्ट्री हैं, जो खासतौर से जैसे हम लोग बात करते हैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की, या इस टाइप की यूनिक बिजनेस वाली, इनको अगर देखते हैं तो काफ़ी रिस्की जोन नज़र आता है। और उन सबको अगर कंपैरिजन करें तो यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसको कि थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं लिया कि आप स्टॉक के पोर्टफोलियो में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करें या मेजर आप एंट्री यहाँ पर रखें। बात करें इन सबका जो लीडर है, जैसे ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो वो सबसे लीडर है, और आपने देखा होगा ऊपरी लेवल से टूटा भी बहुत अच्छा। सितंबर 25 की बात करें तो ये हाई इसने बनाया था
अराउंड 1600 कह रहा हूँ आपको, 2700 के आसपास का। लेकिन वो पीक बनने के बाद इंडस्ट्री में एक डाउनफॉल शुरू हो गया। अब वैल्यू बाइंग तो इन काउंटर्स में किसी में नहीं बनती है, लेकिन हाँ, आप अपॉर्चुनिटी बेस्ड अगर बाइंग देख रहे हैं तो आपको कई जगह पे देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से अगर आप कोई रणनीति बना रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगी। इनफैक्ट जैसे आपने जैन रिसोर्सेस की बात करें या पोंडा ऑक्साइड्स की बात करें केमिकल इन स्पेस में, तो आपको बिजनेस में जो नंबर्स हैं वो बहुत वोल्टाइल नजर आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कई और सोर्सेस पे नजर आएगी। ग्रेविटा की बात करें तो आपको बहुत वोलेटिलिटी नजर आएगी, एक बार को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगी, दूसरी बार कंपनी बहुत सर्वाइवल मोड पर चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रेडर और एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता। तो मैं यहाँ पर इन स्टॉक्स को अवॉइड रखना पसंद करूंगा, क्योंकि इतनी हाई वोलेटिलिटी पोर्टफोलियो के लिए अच्छी नहीं होती। चलिए, ये बात इन 5 शेयरों को लेकर के निकल के आई है। अगली प्लेट पे लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग के बाद प्लास्टिक पीईटी रिसाइकलिंग की बात करते हैं। इससे जुड़े 2 स्टॉक हैं। एक तो गणेशा इकोस्फेयर है, यहाँ पर अपने 52 की खाई से करीब 42% टूट चुका है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 36% ये नीचे है। वहीं सनलाइट रिसाइकलिंग की बात करेंगे तो बहुत ही धुआंधार तेजी रही है। अपने 52 की खाई से 21% भले ही ये नीचे हो स्टॉक, लेकिन आप देखिए 1 साल के अंदर लगभग 279% का रिटर्न दिए। बहुत अच्छा मुनाफा निवेशकों को कमा के स्टॉक ने यहाँ पर दिया है। तो ये जो 2 स्टॉक है बेसिकली प्लास्टिक और पीईटी रिसाइकलिंग से जुड़े हुए सेक्टर से। चलिए, ये बात है। इन दो में कोई अच्छा लग रहा है सर, सनलाइट रिसाइकलिंग या गणेशा को? देखिए विपुल जी, जब इस तरीके के स्टॉक का डिस्कशन हो रहा था तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस टाइप की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए या इन्वेस्ट, क्योंकि हर्ष जब भी कोई R&D करता है तो मेरा भी मन करता है कि उन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझा जाए, मुद्दे को ठीक से लिया जाए, और ऐसा ना हो कि आपकी एनालिसिस के ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं। हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन आप बता दें तो वो भी आपकी मेहनत भी बेकार होती। अब आते हैं, अगर मैं इन पर्टिकुलर 2 स्टॉक्स की बात करता हूं, इन दोनों में चैलेंजेस कुछ नहीं है, प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन जहां पर बात आती है फंडामेंटल नंबर्स की, वहां पर आपको बहुत हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें और वॉल्यूम के हिसाब से देखें, जैसे गणेशा की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 2700 करोड़ के आसपास है, लेकिन वॉल्यूम की जहां पर बात करें वहां पर आपको बहुत लेस वॉल्यूम देखने को मिलते हैं, ट्रेड नहीं मिलते हैं। और लेस वॉल्यूम ट्रेड में क्या होता है कि हमेशा इन्वेस्टर जो है ना वो फंस जाता है। मान लीजिए कि उसको सेल करना हो, बहुत जरूरत हो, तो आपको प्राइसेस नहीं मिलेंगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी हो वो भी नहीं लॉक हो पाएगी, लेकिन अगर गिरावट पे आया तो स्टॉक वाइप आउट हो जाता है। तो लिक्विडिटी यहाँ पर कम होने की वजह से इनको मैं यहाँ पर इन स्टॉक्स को भी यहाँ पर अवॉइड करूंगा, और वही कहूंगा कि जो बहुत रिस्की हो उनको ही यहाँ पर निवेश करना चाहिए। लेकिन जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें, सनलाइट रिसाइकलिंग की, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बेस्ट है। इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे हो तो प्रॉफिट बुक करना अच्छा है। ठीक है सर। चलिए, लास्ट प्लेट के लिए चलते हैं। उसके बाद हर्ष बताइए जी। आखिरी प्लेट है और ई वेस्ट रिसाइकलिंग, जिसमें हम सब जानते हैं मोबाइल से लेकर लैपटॉप तमाम तरह के यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए इको रिसाइकलिंग है और करीब करीब 39% अपने 52 की खाई से ये नीचे हैं। यहाँ पर 1 साल में नेगेटिव 34% के नेगेटिव रिटर्न दिए। एक और स्टॉक है यहाँ पे नमो ई वेस्ट। तो पहले यार जब रिसर्च करते मुझे नमो के नाम से भी यहाँ पे कंपनी है, तो वो नमो ई वेस्ट के नाम से आई और 52 की खाई से देखें तो करीब 12% नीचे है, लेकिन 1 साल के अंदर 35% का जो है मुनाफा कमा के दिया है इसने। चलिए, ये बात है। तो इन दोनों में सर क्या ये भी अवॉइड लिस्ट में रखे अभी? नहीं, देखिए अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं विपुल जी की आपको सॉलिड रीजन बता सकूं कि क्यों एनालिस्ट इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। अब आपके इको रिसाइकिल की बात करें, आप मार्केट कैप देखिए 860 करोड़ के आसपास का है। तो अब इतनी छोटे मार्केट कैप पर आपको रिटर्न हो सकता है बहुत मिल भी जाए और हो सकता है बहुत ना भी मिले, लेकिन आप बड़ी पोजीशन आप नहीं ले पाओगे, या फिर आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगे कि नहीं मुझे ये स्टॉक पे मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसको मैं खरीद लेता हूं, इससे मुझे रिटर्न मिल सकते हैं।
वॉच करने के लिए अच्छे हैं, लेवल पर लगा कर रखिए, लेकिन अभी इंडस्ट्री का वो टाइम नहीं है। दूसरी तरफ है कि मैं सिंपल यही नहीं बात कहूंगा, बैलेंस शीट की तरफ भी बात करते हैं। बैलेंस शीट पर आप अगर देखेंगे तो कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन बहुत वोलेटाइल है, पहला। दूसरा, जो प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल कर आ रही है वो भी बहुत वोलेटाइल है। एक साल में किसी में 1 करोड़ का प्रॉफिट है, दूसरे साल वही 7 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है, अगले साल फिर से 2 करोड़ का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं इनको अवॉइड लिस्ट पे ही रखूंगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हर्ष, थैंक यू, शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट देने के लिए, ये तमाम जानकारी देने के लिए, और इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करेंगे।